Hello friends, I am Dr. Sunil C. Hemar. I welcome you all in this YouTube channel Manufacturing में DG। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रोलिंग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर उसमें, और ये जो फॉर्मिंग चैप्टर रहता है, फॉर्मिंग, उस फॉर्मिंग चैप्टर के अंडर में आता है। जो फॉर्मिंग अपना जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है उसके अंडर में आता है रोलिंग। सो रोलिंग इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड बेसिकली जो रोलिंग है वो क्या है कि एक डिफॉर्मेशन बेस्ड प्रोसेस है जिसमें मटेरियल का शेप चेंज करते हैं विदाउट रिमूविंग द मटेरियल। ओके, सो रोलिंग क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द थिकनेस और चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग वर्क पीस बाय कंप्रेसिव फोर्सेस और स्ट्रेस अप्लाइड थ्रू ए सेट ऑफ रोल्स। मतलब रोलिंग में हमारे पास रोल्स होना जरूरी है। रोल्स, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, रोलिंग ऑपरेशन का जो मशीन रहता है वो किस तरह रहेगा कि आप सबने देखा होगा कि गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी, तो उसमें जो ऊपर नीचे रोल्स लगे रहते हैं, इसी तरह ऊपर नीचे रोलिंग ऑपरेशन में भी रोल्स लगे रहते हैं। तो ये होता है आपका रोलिंग ऑपरेशन। तो इसमें जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये आप जो मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है, स्कीमेटिक बना रखा है इधर। तो ये जो सर्कुलर शेप आपको दिख रहा है ये है आपके रोल्स। रोल, एक अबव रोल, ये बिलो वाला रोल, ये भी रोल है, ये भी रोल है। और ये आपका वर्कपीस मटेरियल है। ये जो सीट, इसमें हम जनरली क्या करते हैं, कोई ज़्यादा थिकनेस का सीट होगा इसका थिकनेस रिड्यूस करते हैं। इसमें जैसे डेफिनेशन में आपने देखा कि इसमें रिड्यूस करेंगे थिकनेस को, और जो या फिर क्रॉस सेक्शन को चेंज करेंगे जो वर्कपीस होता है उसका, उसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे इन रोल्स को यूज करके। तो आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक, जिसने पहले से भी नहीं पढ़ रखा उसको, अगर कोई फर्स्ट टाइम भी स्टडी कर रहा है उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए कि ये आपका वर्कपीस है। इधर इस वर्कपीस को इन दो रोल्स के बीच में दिया, तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण इसका थिकनेस रिड्यूस होके इतना हो जाएगा। जैसे इसी को मैं अगर आइसोमेट्रिक व्यू देखूं या 3D व्यू देखूं तो इस तरह ये रोल बिल्कुल इस तरह नहीं होता कि सर्कल की तरह होगा, ये सिलेंड्रिकल में लंबे फैले रहते हैं इस तरह। ये अबव रोल हो गया और ये बिलो रोल हो गया, ठीक है। और ये आपका है वर्कपीस, ये है वर्कपीस। जैसे मैं जैसे बता रहा हूँ ना, गन्ने का जूस निकालने वाला जैसे रहता है उसी तरह के रोल्स रहेंगे। और ये हमने इसमें शीट डाला है, और ये इसका थिकनेस रिड्यूस होके, पहले इसका थिकनेस था, मान लो इनिशियल थिकनेस था TI, इतना थिकनेस था, तो फाइनल जो थिकनेस इसका रिड्यूस होके अभी हो गया है, अभी इसका थिकनेस है TF, फाइनल थिकनेस TF। तो थिकनेस इसका रिड्यूस हो गया है। और इसमें क्या है कि दोनों जो है इसमें एक रोल जो इस तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इस तरह क्लॉकवाइज घूमेगा, तो मतलब एक डायरेक्शन में मोशन देगा इस सीट को। जो सीट जनरली रहती है, जैसे एक तो अपना इन जो कास्ट मटेरियल रहता है उसको इनगोट शेप रहता है, मान लो कोई भी उसका बिलेट रहेगा, या उसको बोल देते हैं बिलेट रहता है, या फिर ब्लूम शेप रहता है। तो ये अलग अलग जो कास्ट मटेरियल अपने पास रहता है उसकी शेप का नाम दे देते हैं, इनगोट बोल देते हैं। कास्ट अपने पास मटेरियल है, कोई भी कास्ट आयरन या कोई भी मटेरियल है अपने पास, उसकी इनगोट है उसका, या फिर बिलेट है, या ब्लूम शेप है। तो जनरली क्या होता है, ब्लूम में जो उसका क्रॉस सेक्शन सेम रहता है जो अपना पास सीट या इनगोट रहेगा, और बिलेट में क्या है उसका क्रॉस सेक्शन सेम नहीं रहता, रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा इसमें। और ब्लूम में सेम रहेगा, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन जो है, लेंथ एंड विड्थ जो है सेम रहेगा। ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इसको बोलेंगे कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है इसका ब्लूम का। बिलेट जो है ये रेक्टेंगुलर टाइप क्रॉस सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि आपका जनरली जो हम दो तरीके से इसको देखते हैं,
जो आपका रोलिंग प्रोसेस रहता है या तो हॉट रोलिंग होगा या कोल्ड रोलिंग रहेगा, वो हॉट रोलिंग या फिर कोल्ड रोलिंग। ये दोनों हम तरीके देखेंगे क्या टेक्निक जो दोनों हैं। तो आपका क्या रहेगा कि हॉट रोलिंग जो है, सबसे पहले जब इनगोट जो होता है, जो रोलिंग प्रोसेस करते हैं हम, फर्स्ट जो उसमें अपने पास कास्ट मटेरियल होगा, उसमें पोरस भी हो सकता है, वो ब्रिटल भी हो सकता है, तो उसको सबसे पहले हॉट रोलिंग करेंगे। उसके बाद हम उसको थोड़ा फाइन ग्रेन साइज हो जाएगा, उसमें कुछ स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद हम उसको कोल्ड रोलिंग के लिए लेके जाएंगे। तो हॉट रोलिंग और जो कोल्ड रोलिंग है एक्चुअल में क्या है, जो हमारे पास जो फॉर्मिंग या प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग में रहता है इन जनरल, वो जिसको हम दो कैटेगरी में जो डिफाइन करते हैं वो है कि हॉट वर्किंग या फिर कोल्ड वर्किंग। इन दो हम तरीके से इनको डिफाइन करते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, जैसे हॉट वर्किंग का एक टाइप है हॉट रोलिंग, ठीक है, कि हॉट वर्किंग की कैटेगरी में आता है हॉट रोलिंग, कोल्ड वर्किंग की कैटेगरी में आता है कोल्ड वर्किंग। तो इनमें क्या डिफरेंस आएगा दोनों में, क्या इनमें भी बेसिकली एक टर्म आता है इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन। ये इसी का डिफरेंस है इनके बीच में, दोनों के बीच में इसी का डिफरेंस है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड फोर्स, अगर किसी भी मेटेरियल पे, मेटल पे हीट है, हमने उसको दे रखा है फोर्स कितना, फोर्स शुड बी सफिशिएंट इनफ टू प्रोड्यूस द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल। ऐसा फोर्स जो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लेकर आ सके। तो अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड फोर्स व्हेन एटम रीच ए सर्टेन हाई एनर्जी लेवल, सो दैट कि उसमें न्यू क्रिस्टल स्टार्ट हो जाए, फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाए, तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या कि अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड फोर्स। और फोर्स किस तरह का, जो जिससे उसमें डिफॉर्मेशन हो सके मटेरियल में, और इस लेवल का वो एक क्रिटिकल जो उसका सर्टेन हाई एनर्जी लेवल होता है एटम का, उसको क्रॉस कर जाए, तो उसमें क्या है, न्यू क्रिस्टल बनना स्टार्ट होगा। और जो रिक्रिस्टलाइजेशन का फर्स्ट स्टेज क्या है कि रिक्रिस्टलाइजेशन में नए ग्रेन बनेंगे मटेरियल में, न्यू ग्रेन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकवरी होगा, ये एक मेटलर्जिकल फिनोमिना है। तो इसमें सबसे पहले रिकवरी होगा ग्रेन्स का, फिर ये आपका न्यू ग्रेन बनेगा। तो वो फर्स्ट एक स्टेप जो है वो रिकवरी है। उसके बाद ये होगा कि न्यू क्रिस्टल बनना स्टार्ट होगा। तो रिक्रिस्टलेशन क्या है, न्यू अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड फोर्स, उसमें डिफॉर्मेशन हो मटेरियल में, उससे न्यू क्रिस्टल फॉर्म होगा, तो उसको रिक्रिस्टलेशन बोलते हैं। तो और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या रहेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर रहता है, वो मिनिमम टेम्परेचर रहता है जिसमें किसी भी कोल्ड वर्क मटेरियल, कोल्ड वर्क का मतलब है कि उसमें लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे मटेरियल को हमने डिफॉर्म कर दिया, उस पर कोल्ड वर्किंग कर दिया, उसको कोल्ड वर्किंग बोल देंगे हम लोग। तो उस एक किसी मिनिमम टेम्परेचर पे अगर कोल्ड वर्क मटेरियल में एक सफिशिएंट और एक फिक्स टाइम में अगर उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो उस टाइम उसके टेम्परेचर को बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे रिक्रिस्टलाइजेशन होता है मिनिमम टेम्परेचर पे उस मटेरियल में, उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। वो एक किसी स्पेसिफाइड टाइम में एक कोल्ड वर्कर मटेरियल पे मिनिमम टेम्परेचर पे रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और जनरली जो रिक्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर है वो इन जनरल जो आपका किसी भी मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है मेटल का, मेल्टिंग पॉइंट के 1/3 टू हाफ, इस रेंज में मोस्टली जो मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट के इतने रेंज तक जो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, किसी भी मटेरियल का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उसका 1/3 टू हाफ जो टेम्परेचर रहता है मेल्टिंग टेम्परेचर के, उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उसी रेंज में मोस्टली रहता है, 1/3 टू हाफ जो उसका रेंज रहेगा मोस्ट ऑफ द मेटल्स में। ठीक है, और जो जितना ज़्यादा हम कोल्ड वर्क करेंगे ना मटेरियल का, जितना ज़्यादा कोल्ड वर्किंग हमने कर रखा हुआ, यानी जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन दे रखा हुआ,
उस मटेरियल का जो रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर उतना ही लो आता है, लो हो जाता है। ठीक है, जो कुछ मटेरियल रहते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर जो है 1/3 टू हाफ ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर उसका रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर रहता है, जिसमें नए क्रिस्टल बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मटेरियल के अंदर। और ये मोस्टली जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बेस्ड जो प्रोसेस रहते हैं ना अपने, जिसमें सीवियर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसमें ये रिक्रिस्टलेशन मोस्टली हो जाता है। तो कुछ मटेरियल ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम हो, इसका मतलब तो उसका फिर बहुत कम टेम्परेचर पे रिक्रिस्टलेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपने पास लेड एंड टिन रहता है, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम है, तो इनका अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर पे इनका रिक्रिस्टलेशन हो जाता है। ये बोल सकते हैं हम कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे भी इसमें काम कर रहे हैं ना, तो इनका वो जो हॉट वर्किंग हो जाता है। तो एक्चुअल में हॉट वर्किंग क्या है कि जो प्रोसेस उस मेटल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव में करते हैं, मतलब जब हम उस प्रोसेस को कर रहे हैं, किसी मटेरियल को काम कर रहे हैं, उसका अगर जो टेम्परेचर रीच उस प्रोसेस के ड्यूरिंग उसका टेम्परेचर रीच उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव में अगर चला गया टेम्परेचर रेंज, तो उसको हॉट वर्किंग प्रोसेस कहते हैं। इफ इट इज बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। समझ गए ना? तो मोस्टली जो रूम टेम्परेचर वगैरह पे प्रोसेस होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कोल्ड वर्किंग, बट इट डिपेंड्स ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल। मान लो जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको कि लेड और टीन के केस में क्या है, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम है, तो इनका क्या है, रूम टेम्परेचर पे भी इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हो जाएगा। तो उसको रूम टेम्परेचर पे भी अगर हम काम कर रहे हैं इनका, तो ये बोलें कि ये हॉट वर्किंग प्रोसेस बन जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव में हम इसको वर्किंग हो रहा है। जबकि अगर स्टील का करेंगे तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कर रहे हैं, तो स्टील का वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर नहीं होगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इसका बोलेंगे कोल्ड वर्किंग है ये उसके लिए। बट क्योंकि लेड और टिन का मेल्टिंग टेम्परेचर कम है, तो इसलिए इनको रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है कि इनका हॉट वर्किंग इनको बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग का रहता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका जो रोलिंग प्रोसेस है, इनिशियली आपके ग्रेन मान लो कुछ इस तरह थे, बड़े बड़े ग्रेन थे मटेरियल का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो रोलिंग के बाद ग्रेन्स जो आपके इलोंगेट हो जाते हैं, हो सकता है इस तरह इलोंगेट हो जाए ग्रेन। ठीक है, तो जो कोल्ड रोलिंग जो रहता है, इसमें मोस्टली इलोंगेटेड ग्रेन मिलते हैं, और हॉट रोलिंग में हमें मोस्टली फाइन ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अभी एक दो पॉइंट है हम जो देख सकते हैं कि जो हमारा हॉट रोलिंग है या जो हॉट वर्किंग जो करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव होता है, और हॉट के केस में क्या होता है, हॉट वर्किंग के केस में अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, और इसमें सरफेस फिनिश लेस इसमें सरफेस फिनिश होती है। एंड इसमें जो फोर्स भी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो इसमें हाई टेम्परेचर पे मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, तो इसमें लेस फोर्स रिक्वायर्ड और एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी या फोर्स हमें कम चाहिए। और कोल्ड वर्किंग में क्या रहेगा, कोल्ड वर्किंग में इसके ये बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन रहेगा, और इसमें सरफेस फिनिश हाई रहेगा, सरफेस फिनिश ज़्यादा होगी। कोल्ड जो वर्किंग कर रहे हैं उसमें सरफेस फिनिश हमेशा हाई रहती है, हाई सरफेस फिनिश। और क्या है, और इसमें आपका जो एनर्जी ये है, फोर्स जो है, ये इसमें हाई चाहिए, क्योंकि कोल्ड है मटेरियल, इसमें सॉफ्ट नहीं है, ज़्यादा मटेरियल में सॉफ्टनेस नहीं है, तो उसमें हाई एनर्जी या हाई फोर्स आपको रिक्वायर्ड रहती है। नेक्स्ट जो अजम्पशंस हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में आपने देखा ही है कि अजम्पशंस रहती है, तो इसमें भी कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे हम लोग। तो एक तो ये है कि इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, म्यू से इसको लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा,
वो क्या है, हम इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। दो एक्चुअली वो कांस्टेंट नहीं होता है, बट इसको हम इसमें एज्यूम करके चलना है कि वो कांस्टेंट रहेगा। और जो मटेरियल जो डिफॉर्म होगा वो प्लास्टिकली होगा। मटेरियल डिफॉर्मेशन विल बी प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा मटेरियल अपना। जो वॉल्यूम ऑफ मेटल बिफोर एंड आफ्टर, जो रोल इसमें जो इंटर किया है, जो इंटर कर रहा था मटेरियल, और जो रोलिंग के बाद का मटेरियल है, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल सेम बिफोर एंड आफ्टर रोलिंग सेम रहेगा। ये जम्पशंस है कुछ हमारे। और जैसे हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रोल, जो रोल है हमारे, रोल जो वहाँ पे जो कर रहे हैं रोलिंग को, वेलोसिटी ऑफ रोल कांस्टेंट, उनका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, दोनों का सेम रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। अगर सेम नहीं रहेगा, दोनों रोलर का वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, तो उसमें जो एक साइड उसको फोर्स लगाएगा, उसको बेंड कर देगा उस सीट को, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद क्या है कि जो मटेरियल है अपना, उसका जो विड्थ है, सीट जो है उसकी विड्थ जो है वो भी सेम रहेगी। विड्थ जो है सीट का, विड्थ कांस्टेंट रहेगा। एक्चुअली वो चेंज हो सकता है, ठीक है, बट वो सेम रहेगा। जैसे मैंने ये बताया आपको कि विड्थ कांस्टेंट है और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल सेम रहेगा। एक्चुअली में मटेरियल चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अगर पोरोसिटी वगैरह है रोल्स पे, पोर्स वगैरह बने हुए हैं, तो उसमें कुछ अगर मटेरियल अपना उसके अंदर कुछ चला गया तो उससे वॉल्यूम कम हो सकता है एक्चुअल में। तो बट इसको हम बोलें कि इसमें अज्यूम ये करना है कि वॉल्यूम जो सेम रहेगा अपने मटेरियल का जो है। जो रोल का साइज है अपना, रोल साइज इज वेरी लार्ज, ठीक है। जो रोल का साइज है, रोल साइज है वो वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू द, जैसे यहाँ पे ये अपना, यहाँ पे हमने मटेरियल टच में आया, इसके रोल के जो सीट और ये रोल टच में आया, और यहाँ से लेके यहाँ तक टच में है, तो जितना टच में है ना उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंथ। तो जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट लेंथ बोल देते हैं इसको। तो क्योंकि ये जो हमारा रोल बहुत ही बड़ा है साइज में, इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो रोल साइज वेरी लार्ज है, सो आर्क जो लेंथ है या कॉन्टैक्ट लेंथ है, इसको हम लोग स्ट्रेट एज्यूम करेंगे। क्योंकि जैसे बहुत बड़ा अगर कोई साइज का सर्कल होगा, जैसे अर्थ है, अर्थ पे हम खड़े हैं तो थोड़ी बहुत दूरी अगर देखते हैं तो डिस्टेंस अपने को क्या दिखता है, स्ट्रेट दिखता है ना। तो इसलिए हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो भी स्ट्रेट है। और इसी तरह जो चेंज इन थिकनेस भी क्या होगा, रोल का साइज के साथ कंपेयर करेंगे तो चेंज इन थिकनेस होगा ना सीट का, वो भी हम उसको भी नेग्लिजिबल मानेंगे, बहुत ही कम मतलब चेंज होता है एज कंपेयर टू दैट रोल डाया, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस थी हमारी जो हमें इसमें मान के चलना है। जब तक आपको रोलिंग प्रोसेस में ये मेंशन ना किया जाए कि दिस इज ए कोल्ड रोलिंग और हॉट रोलिंग, तो आपको हमेशा हॉट रोलिंग ही उसको मान के चलना है। और जो रोल होगा अपना, वो जितना ज़्यादा, ये एजम्पशन नहीं है, एजम्पशन तो कंप्लीट हो गया, अभी मैं आपको कुछ वैसे बेसिक बता रहा हूँ कि रोल जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ही ज़्यादा अपने को रिडक्शन होगा थिकनेस में। रोल की रफनेस जो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अपने को ज़्यादा रिडक्शन रहेगा उसमें थिकनेस में, बट फोर्स भी अपना उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो आपका रोल है, रोल का मटेरियल एक इम्पोर्टेंट है कि रोल का जो मटेरियल है, रोल मटेरियल जनरली जो रहता है वो क्या है कि उसमें वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए और हाई वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसलिए कॉमन जो मटेरियल है ना वो कास्ट आयरन है, और या फिर कास्ट स्टील है, आपका कास्ट स्टील है या फोर्ज्ड स्टील भी है, फोर्ज्ड स्टील। और कुछ कुछ केस में टंगस्टन कार्बाइड भी यूज़ करते हैं, वो मोस्टली स्मॉल साइज रोल्स जो रहते हैं उनमें यूज़ करते हैं। और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ को मटेरियल को हमने अगर करना है तो टंगस्टन कार्बाइड करेंगे। वो फोर्ज स्टील जो है ये क्या है, काफ़ी टफ भी होता है और काफ़ी स्टिफनेस भी ज़्यादा है इसकी, और स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जनरली जो मोस्ट कॉमन जो आपका रहता है रोल मटेरियल वो है। इसके अलावा
जो दो कुछ एक टर्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो जो एक है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको मैंने आपको बोला कॉन्टैक्ट लेंथ, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मली। ये क्या होता है, ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B हो गया मान लो, तो A से B का जो डिस्टेंस है इसको आर्क लेंथ बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सीट एंड रोल, जो सीट एंड रोल के बीच में जो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको बोलेंगे दिस इज एक्चुअली ए काइंड ऑफ आर्क रहेगा ये। तो ये लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बोल देंगे इसको, आर्क लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंथ। एक इंपॉर्टेंट इसमें काफ़ी टर्म है, वो है एंगल ऑफ बाइट, या जिसको बाइट एंगल भी बोल देते हैं, बाइट एंगल भी बोल देते हैं इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या रहता है, सेंटर से जो बोथ एंड ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसके बोथ एंड है A और B, ये दोनों एंड जो है सेंटर के साथ, रोल के सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहे हैं उसको एंगल ऑफ बाइट बोलते हैं। एंगल ऑफ बाइट मतलब जितना रिडक्शन हो रहा है थिकनेस में, यहाँ से A से लेके इस B तक हो रहा है ना एक साइड में, तो जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट या जो कॉन्टैक्ट लेंथ है उसके बोथ एंड A एंड B सेंटर ऑफ रोल पे कितना एंगल बना रहे हैं, ठीक है। द एंगल मेड बाय द बोथ एंड ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द सेंटर ऑफ द रोल, ठीक है। ये एंगल ऑफ बाइट क्या दिखाता है, दिस शोज द रिडक्शन अचीव्ड ओके बाय द रोल। जो रोल से हमें जितना रिडक्शन मिला है उसको ये दिखाता है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया, ये वाला आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है, और एंगल ऑफ बाइट और बाइट एंगल जो है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक अभी वैसे तो टाइम हो गया है काफ़ी, बट आई थिंक कि एक पॉइंट और हम ले सकते हैं इसमें कुछ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक इसमें जो पॉइंट है वो है आपका है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, COF से अभी लिख रहा हूँ मैं इसको। ये क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है कि हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में किसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, किस केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली अगर कोई भी सोचेगा तो ही विल थिंक दैट इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी मोर, बट दिस इज नॉट द केस, ठीक है। हॉट वर्किंग के केस में कोल्ड वर्किंग से ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन की वैल्यू रहती है। वो क्यों है, क्योंकि जब मटेरियल को हॉट वर्किंग करेंगे तो मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, वो रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर से ऊपर रहेगा उसका जो टेम्परेचर है, और वो कंपेरेटिवली वो सॉफ्ट रहेगा। तो उस केस में क्या है, वो जो मैटिंग सरफेस है जो दोनों है, इसका सीट और रोल का मैटिंग सरफेस है, उसमें ग्रिप थोड़ी ज़्यादा बनेगी सॉफ्टनेस होने के कारण, ठीक है। उसलिए इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये समझ में आया ना। इसलिए इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए तो इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग जो है उसकी जनरली 0.1 अप्रोक्सीमेटली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू रहती है। इसका रेंज अगर देना हो तो 0.5 से 0.1 अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं। और हॉट वर्किंग के केस में क्या रहेगा, ये जनरली जो है 0.4 रहेगा, या रेंज मतलब 0.2 से मोर देन 0.2 बोल सकते हैं हॉट में। या कई बार वार्म वर्किंग, जैसे वार्म बोलते हैं ना, कि थोड़ा वार्म के लिए बोलना तो हम 0.2 भी बोल सकते हैं, बट हॉट रोलिंग के लिए 0.4 और कोल्ड रोलिंग के लिए 0.1 नॉर्मली जो इसका वैल्यू रहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। और रीजन भी मैंने आपको बता दिया इसका क्या है। ओके, सो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, और क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए इसका बहुत कुछ बाकी है, इसमें कई सारे 3-4 लेक्चर आराम से बन जाएगा। तो इसका पार्ट 2 जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको लगा कुछ इसमें समझने वाला था, कुछ आपके लिए बेनिफिशियल था, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। सो गाइस, ओके, थैंक यू।